स्टडी विद शम्स पर आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड में क्लास 12th की जो हिंदी है 100 मार्क्स की, नाम है दिगंत भाग दो। इसके सिलेबस में तो एक बुक और भी है, लेकिन मैंने कई बार आपको बताया है कि मोस्टली क्वेश्चन इसी बुक से होते हैं, दिगंत भाग दो से। इस बुक के 5वें चैप्टर का नाम है रोज। रोज एक कहानी है जो लिखा गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप कहानी के व्याख्या को पढ़ेंगे, मतलब एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे होते हैं आप शायद इनको जानते होंगे। कोई भी चैप्टर हो उससे ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं एग्जामिनर, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, या फिर किसी भी चैप्टर का सारांश पूछ सकते हैं। एक प्रश्न और पूछते हैं चैप्टर से, प्रसंग स्पष्ट करना। इन सब सारी बातों को मैंने सिलेबस वाले वीडियो में विस्तार से बताया है। अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि कौन से प्रश्न कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। बाय द वे, अगर अभी तक आपने सिलेबस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप सिलेबस की वीडियो को भी देख लीजिए। ओके, चैनल पर पहले से ही सिलेबस की वीडियो अपलोड है, अगर आप चाहते हो तो आप देख सकते हो उसे। ये कहानी नाम है इनका रोज। कहानी को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस कहानी में पात्र जो हैं, कैरेक्टर बोल सकते हैं आप इंग्लिश में, एक मालती है और एक उनका बच्चा पुत्र जिसका नाम है टीटी, और मालती के पति का नाम है महेश्वर। कथावाचक जो हैं इनमें, जो कहानी को कह रहे हैं, उनका नाम दिया हुआ नहीं है। ठीक है, ये कहानी 1934 ईस्वी में लिखी गई है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं चैप्टर में आगे बढ़ूँगा। अज्ञेय के द्वारा, मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा गैंग्रीन शीर्षक से 1934 में लिखी गई कहानी यहाँ पर प्रस्तुत है। ये जो रोज कहानी है, पहले ये गैंग्रीन शीर्षक से छपा था, प्रकाशित हुआ था, लेकिन लेखक ने बाद में इसे चेंज करके रोज कर दिया। अब ये जो कहानी का शीर्षक है रोज, ये इस कहानी के लिए बिल्कुल सटीक है। अगर आप पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा अच्छे ढंग से। ओके, बाद में इसका शीर्षक लेखक के द्वारा रोज कर दिया गया। यह प्रेमचंद्र के बाद की श्रेष्ठ हिंदी कहानियों में परिगणित होती है। एक बात और मैं आपको इस जगह बता दूं, अगर आप फ्री हो, पढ़ने के मूड में हो तो आप इसको पढ़ो, वीडियो को देखो, वरना आप इग्नोर भी कर सकते हो। आपका 100% एकाग्रता मुझे चाहिए। पूरा आप कंसंट्रेशन जो है इस वीडियो की ओर कीजिए, तभी आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। कहानी का एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी मज़ेदार कहानी है, ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए अगर आप इसे पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद आपके अंदर भी कई सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। यह प्रेमचंद्र के बाद की श्रेष्ठ हिंदी कहानियों में परिगणित होती है। ये वाला कहानी रोज वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करता है। डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद का सारा समय मालती को घर में एकाकी, मतलब अकेले ही काटना होता है। मालती का जो नाम मैंने आपको बताया है पहले ही, इसके पति का नाम है महेश्वर, जो कि एक डॉक्टर भी थे। ओके, उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता रहता है या रोता रहता है। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त रखती है।
उसका जीवन ऊब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा है। यंत्रवत यानी कि मशीनों की तरह, ठीक है। किसी तरह के मनोविनोद, उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए हैं। मनोविनोद, एंटरटेनमेंट बोल सकते हैं आप इसको इंग्लिश में। जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने में ही घुल रही हो। प्रसंगवश मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर लेखक अपनी सहानुभूतिपूर्ण मानवीय दृष्टि केंद्रित करता है। कहानी के गर्भ से अनेक सामाजिक प्रश्न विचारोत्तेजक रूप में पैदा होते हैं। कहानी के गर्भ से अनेक सामाजिक प्रश्न विचारोत्तेजक रूप में पैदा होते हैं। मतलब ये हुआ कि इस कहानी को पढ़ने के बाद, समझने के बाद सामाजिक प्रश्न विचार के रूप में पैदा होते हैं। आइए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है रोज। रोज एक होता है इंग्लिश में ROSE, जिसका मतलब आप जानते हैं गुलाब होता है। एक और वर्ड आपने देखा होगा डेली, DAILY, जिसका मतलब प्रतिदिन होता है। आमतौर पर हम प्रतिदिन नहीं बोल करके रोज बोलते हैं। रोज, मैं रोज 3 बार खाना खाता हूँ, तो वही रोज यहाँ पर है। ओके, आगे देखिए। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए पार्ट 1 में कंप्लीट करना मुश्किल है। इस पूरे चैप्टर को 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा, और ये पार्ट 1 की वीडियो है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा आप, तभी आपको समझ में आएगा। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझल और प्रकंप में घना सा सन्नाटा फैल रहा था। यहाँ पर कुछ शब्द कठिन कठिन आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि अकथ्य। इसका मतलब होता है जिसे कहा न जा सके, ठीक है। अस्पृश्य यानी जिसे छुआ न जा सके। प्रकंप में कांपता हुआ बदन, ठीक। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। ये कौन कह रहे हैं? कथावाचक, जो कहानी को कह रहे हैं। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। पूर्ववत मतलब पहले की तरह। यहाँ पर एक और शब्द है विस्मय। इसको आप आश्चर्य भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आश्चर्य। ओके, आगे देखिए। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जब हम कहीं पर जाते हैं, किसी के यहाँ कुछ देर के लिए जाते हैं या फिर एक दिन के लिए भी जाते हैं, तो कई बार हम ऐसा भी कहते हैं, नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। कोई गेट पर है, आप गेट पर खड़े हुए हैं, अंदर से कोई आपको बुलाने के लिए आया। अगर आप जल्दी में हो या नहीं भी हो, अगर जाने का मन नहीं हो, तो आप कहते हैं अभी नहीं, या फिर जा रहे हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। लेकिन मालती ने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर के प्रतीक्षा किए भीतर चली गई। ऐसा कहा कि आ जाओ, और उसका जवाब सुने बिना ही अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है? वे मतलब मालती के पति। अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। मालती कहती हैं कि थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं।
कब के गए हुए हैं। क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि कब के गए हुए हैं। तो मालती कहती है सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो। फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। फिर उसके बाद मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। वो शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर गई। कभी कभी हम बैठे हुए रहते हैं, थके हुए रहते हैं, तो जो खड़े होते हैं तो कुछ अलग टाइप की आवाज़ निकलती है। वही यहाँ पर लेखक ने कहने का प्रयास किया है। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, ये क्या है, ये कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है। मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। हमने बचपन में यहाँ पर हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई, और कहते हैं कि हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई थी। हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं गिरा। भ्रातृत्व मतलब भाई भाई का रिश्ता, भ्रातृत्व यानी कि भाई भाई का रिश्ता। आगे कहते हैं कि मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहिता है, शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, ये कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका क्या नाम है। मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं है, वैसे टीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीटी। मैंने उससे बुलाया, टीटी टीटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआंसा सा होकर कहने लगा। बच्चा जो रोते हैं ना तो उसका मुंह अलग टाइप का हो जाता है, इसी के लिए यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया, रुआंसा, यानी कि रोने के जैसा मुंह बना लिया। और रोआ कैसे? देखो बच्चा तो नहीं हूँ मैं, और बच्चा की तरह आवाज़ भी तो नहीं निकल सकता है ना, लेकिन यहाँ पर आप समझ लो कि ये बच्चे के रोने की आवाज़ होती है ना, वही है यहाँ पर ये। ठीक। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ,
कैसे आया हूँ, चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब नहीं हो सकती। फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। जान पड़ता है मतलब ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता यानी कि खुशी नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ? अब ये हूँ जो है प्रश्न सूचक था। कभी कभी किसी से आप कुछ पूछते हैं तो हाँ की जगह हूँ बोल देते हैं, तो आप हूँ को भी क्या समझ बैठते हो? हाँ समझ बैठते हो। लेकिन यहाँ ये हूँ जो है प्रश्न सूचक था। यहाँ पर उसने क्या कहा था कि लगता है कि मेरे आने से तुम्हें विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। तो मालती ने कहा हूँ मतलब क्या बोले, ये हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, ठीक, केवल विस्मय के कारण, आश्चर्य के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोलती ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही जब मालती उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसके दोस्त भी कह सकते हो हम, दूर का भाई का रिश्ता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा रिश्ता जो है वो सख्य का रहा, मतलब फ्रेंडशिप था। वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी और को देखते रहते हैं जब वो हमारी तरफ नहीं देखता है, लेकिन जैसे ही वो हमारी तरफ देखता है तो हमारी नज़रें नीची हो जाती है। वैसा ही दृश्य यहाँ पर है। फिर भी मैंने देखा उन आँखों में विचित्र सा भाव, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं। आगे कहते हैं, चिर विस्मृति में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से, यद्यपि वो सारा प्राप्य बल है। काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, इसलिए कभी कभी देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतारकर फेंकना चाहे पर उतर ना पाए। यहाँ पर लेखक ने क्या कहने का प्रयास किया है, आप समझ सकते हो क्या? यहाँ पर कुछ अलग अलग सी बातें प्रयोग की गई है। जैसे कि देखिए, जब कोई व्यक्ति बैठा रहता है किसी एक पैर के बल या फिर कोई हाथ के बल बैठा हुआ है, तो अचानक उठाने के बाद भी नहीं उठता। इसी तरह ये जो मालती है, इस पर अलग अलग तरह की बोझ है। उनके अंदर का जो भाव है वो चाह रहा है कि हम उठें, बाहर निकलें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार
खटखटाए गए तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। उसके बाद कहते हैं कि वे यानी कि मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय भी हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का सुरक्षात्मक कवच बनकर। अब किसी से पहली बार आप मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती है कि आप क्या करते हो, कहाँ पर रहते हो, कैसे जीवन चलता है। तो उसी तरह की बातें यहाँ पर होती है दोनों के बीच में। मालती के पति का नाम है महेश्वर। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। डिस्पेंसरी यानी कि औषधालय, दवाखाना भी बोल सकते हैं आप इसको, लेकिन उनका हॉस्पिटल था छोटा सा। सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे यानी कि सुबह 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य ज़रूरी हिदायतें करने जाते हैं। ठीक है। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, मतलब रोज़ वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगे या खा चुकी? महेश्वर कुछ हंसकर बोले, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मज़ा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त जो खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुई थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, ये रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांटकर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया उसे और बोली, अच्छा रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें अब जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की तो शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। ओके, बस यहीं तक रहने दीजिए आज के पार्ट में। कैसा लगा आपको ये कहानी? यहाँ तक ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। आगे के पार्ट में आप इसके अगले भाग को पढ़ेंगे। जो बचा हुआ पार्ट है वो दूसरी
वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। ये काफ़ी छोटा छोटा लिखा हुआ था, इसलिए कहीं के ऊपर देखने में दिक्कत होती है। आप इतना तो समझ सकते हो खुद से भी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।